Hello viewers, how are you? During this video, I'm going to discuss with you about the role of the functional strategies for creating a competitive advantage for the company. And I'm going to discuss the four building blocks of the competitive advantage, which are efficiency, quality, innovation, and superior and customer responsiveness. So let me share some slides with you. So this is chapter number 4 from Hill book, Competitive Advantage through Functional Level Strategies. And this chapter explains how functional level strategies can help a company achieving superior efficiency, quality, innovation, and the customer responsiveness. So this chapter take a closer look at the functional level strategies, which aimed at improving the effectiveness of the company's operation and its ability to attain superior efficiency, quality, innovation, and customer responsiveness. अच्छा, इस बात को बड़ा अहम ये बात है कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी जो हैं वो कैसे डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज के साथ जो होती हैं वो लिंक करती हैं और हेल्प करती हैं डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट के हवाले से। और इसी को आगे जाके एक्सप्लेन भी किया गया है, वो मैं आपसे अभी शॉर्टली डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज विद द फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। So functional level strategies are functional level strategies emphasizes those actions that improve the efficiency and effectiveness of one or more value creation activities in the organization. वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज को हमने लास्ट चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी डिस्कस किया था और वैल्यू चेन के अंदर हमने मुख्तलिफ फंक्शनल डिपार्टमेंट को डिस्कस किया था कि उनका फंक्शनल डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है। तो फंक्शन लेवल स्ट्रेटजीज जो होती हैं उन डिपार्टमेंट को या उन फंक्शंस को बेहतर करती हैं, इनके ज़रिए से कंपनी जो है कंपनीज अपनी कॉस्ट को लो कर लेती हैं, डिफरेंशिएशन को इंक्रीज करती हैं, जिसके नतीजे में उनको एक कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव होता है और उस कंपैरेटिव एडवांटेज के नतीजे में उनको प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ जाती है। तो बहरहाल इस बात को ज़हन में रखना कि 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कंपैरेटिव एडवांटेज को क्रिएट करने के हवाले से। फर्स्ट इज एफिशिएंसी, सेकंड इज क्वालिटी, थर्ड इज इनोवेशन एंड फोर्थ इज कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। अब हम इसको सबसे पहले हम जिस बात को डिस्कस करते हैं हम एफिशिएंसी के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। अब इसी में आपसे इस लिंक की बात कर रहा था कि कंपैरेटिव एडवांटेज की रूट्स क्या हैं और कंपैरेटिव एडवांटेज की रूट्स अगर आप देखें अपने लेफ्ट साइड के ऊपर तो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज की बुनियाद के ऊपर डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज क्रिएट होती हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस किया था। कंपनी के पास रिसोर्सेज होते हैं, टेंजिबल रिसोर्सेज भी होते हैं, इंटेंजिबल रिसोर्सेज भी होते हैं और उनकी कंपनी की कैपेबिलिटी, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की उनकी सलाहियत और उनके प्रोसेसेस होते हैं जिसके नतीजे में उनकी डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज क्रिएट होती हैं। अब ये जो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज हैं ये इनका इजहार होता है मुख्तलिफ फंक्शनल स्ट्रेटजीज के अंदर, मुख्तलिफ फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में। और ये फंक्शनल डिपार्टमेंट या फंक्शनल स्ट्रेटजीज जो होती हैं ये फंक्शनल स्ट्रेटजीज जो हैं वो एक सुपीरियर एफिशिएंसी, क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करती हैं। मतलब एक डिपार्टमेंट है जो कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट बड़ा इफेक्टिव है, बड़ा एफिशिएंट है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की डिपार्टमेंट की जो कि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होगी वो उनके लिए एफिशिएंसी क्रिएट करेगी और वो एफिशिएंसी जो है वो उनके रिसोर्सेज को बिल्ड करेगी और उनकी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करेगी। और अगर लेट्स से उनकी क्वालिटी है और क्वालिटी बड़ी सुपीरियर है उस डिपार्टमेंट की, तो क्वालिटी के लेवल के ऊपर जो क्वालिटी के साथ, अब क्वालिटी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मुख्तलिफ फंक्शनल डिपार्टमेंट के साथ रिलेट करेगा, जिसके अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी है, जिसके अंदर आपकी R&D डिपार्टमेंट भी है। ये जो फंक्शनल लेवल डिपार्टमेंट होंगे जो कि वैल्यू चेन फंक्शन के अंदर होते हैं वो एक सुपीरियर क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे। फंक्शनल लेवल डिपार्टमेंट के ऊपर सुपीरियर क्वालिटी क्रिएट होगी और वो सुपीरियर क्वालिटी जो है कंपनी के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को बिल्ड करेगी और उसके नतीजे में एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी क्रिएट होगी।
तो अगर आप ये देखें तो ये एक सर्कल था, क्रिएट हो रहा है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ फंक्शन लेवल डिपार्टमेंट के ऊपर मुख्तलिफ फंक्शन लेवल स्ट्रैटेजीज जो हैं, उसके नतीजे में जो एफिशिएंसी, क्वालिटी, इनोवेशन, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट हो रही है, वो कंपनी के लिए डिस्ट्रक्टिव कॉम्पिटेंसीज क्रिएट कर रही हैं, और उस डिस्ट्रक्टिव कॉम्पिटेंसीज की बुनियाद के ऊपर कंपनी की फर्दर एफिशिएंसी, क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ रही है। अब आगे वाले एरो आपको बता रहे हैं कि ये फंक्शन लेवल ये जो स्ट्रैटेजीज की बदौलत एफिशिएंसी, क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस में इजाफा हो रहा है। इसके नतीजे में कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके नतीजे में एक वैल्यू क्रिएट हो रही है, और ये जो वैल्यू क्रिएट हो रही है यही वजह बन रही है एक सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से। तो इस पूरे साइकिल को आप समझें तो ये आपको रूट्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को आइडेंटिफाई करेंगे, और जिसको आपको सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं कि जो रूट्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जो 4 बुनियादी रूट्स हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं, वो एफिशिएंसी, क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनीज दैट कैन इंक्रीज द वैल्यू यूटिलिटी consumer get from their products through differentiation while simultaneously lowering costs, their cost structure create more value than their rivals, and that lead to the comparative advantage, which means the superior profitability and the profit growth of the company. तो यही लिंक मैं आपको इसके अंदर मैंने बताया है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं कि अचीविंग सुपीरियर एफिशिएंसी, कंपनी सुपीरियर एफिशिएंसी कैसे अचीव कर सकती है, जो कि एक ब्लॉक हमें नजर आया है पिछली डायग्राम के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज के हवाले से। अच्छा, अगर कंपनी के हवाले से बात करें तो कंपनी एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म कर दी, और इनपुट से हमारी मुराद है जैसे लेबर, लैंड, कैपिटल, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी इनटू आउटपुट्स, द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड। तो अगर बुनियादी फार्मूला लिया जाए एफिशिएंसी का, तो क्वांटिटी ऑफ इनपुट दैट इट टेक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का अगर बुनियादी फार्मूला अगर आप देखेंगे तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो अगर कोई बहुत ही हाईली एफिशिएंट होगी कंपनी तो आप कहेंगे जी 100% है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एफिशिएंट है तो 100% से भी अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कि जितने वो इनपुट यूज़ कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उनका आउटपुट है, तो हम कहेंगे बड़ी हाईली एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। एन एफिशिएंट कंपनी हैज़ अ हायर प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर लोअर कॉस्ट देन इट्स राइवल्स। तो जब कॉस्ट लोअर हो जाएंगी तो उसके नतीजे में उनको एक कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट होगा अपने राइवलरी के मुकाबले में। एफिशिएंसी एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या ताल्लुक है? Economies of scale are unit cost reduction associated with a large scale of output. One source of economies of scale is the ability to spread fixed costs over a large production volume. So, bhararal fixed costs are those costs that must be incurred to produce a product regardless of the level of the output. Examples are the cost of purchasing machinery, setting up machinery for individual production runs, etc. तो ये एक सोर्स ऑफ बन सकता है उनके लिए, अगर फिक्स कॉस्ट जो होती हैं, अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो अचीव कर लें अप द लार्ज स्केल ऑफ आउटपुट, तो एक तो उनकी फिक्स कॉस्ट स्प्रेड आउट हो जाएंगी ओवरऑल आउटपुट के ऊपर, जिसके नतीजे में इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है कंपनी जो है वो अचीव कर सकती है। अनदर सोर्स ऑफ स्केल ऑफ इकोनॉमी इज द एबिलिटी ऑफ कंपनी प्रोड्यूसिंग इन अ लार्ज वॉल्यूम टू अचीव अ ग्रेटर डिवीजन ऑफ द लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। Specialization is said to have a favorable impact on productivity, primarily because it enables the employees to become skilled at performing a particular task. The concept of scale of economies is depicted in the figure 4.2, which illustrates as a company increases its output, unit cost decreases. तो आपको दो बुनियादी बातें इस हवाले से मैंने बता दी। एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस तरह भी अचीव हो सकती है जब फिक्स कॉस्ट स्प्रेड हो जाती है, आउटपुट जब इंक्रीज होता है। दूसरा इस तरह भी इंक्रीज हो जाती है जब अगर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाती है और ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर अचीव हो जाती है जब आउटपुट इंक्रीज होते हैं। दोनों सूरतों के अंदर कंपनी के कम टाइम के अंदर फिर आपकी जो लेबर है उस चीज़ को प्रोड्यूस कर लेती है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो अचीव होती है। अगर हम फिगर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक डायग्राम उन्होंने बनाया हुआ है यूनिट कॉस्ट और आउटपुट के अंदर, और यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती चली जा रही है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। तो Q1 के ऊपर मैक्सिमाइज हो गई है, यानी ये रिलेशनशिप, और मिनिमाइज हो गई है यूनिट कॉस्ट। तो अगर आप ये देखें
कि when all scale of economies are exhausted, the company may encounter diseconomies of scale. अच्छा, diseconomies of scale भी अचीव हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि when the unit cost increases associated with the large scale of output, and diseconomies of scale occur primarily because of the increased bureaucracy associated with large scale enterprise and the managerial inefficiencies that can result. The manager must know the extent of economies of scale as well as where the diseconomies of scale begin to occur. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के हवाले से भी, कि आउटपुट अब बढ़ाने से कंपनी को फायदा नहीं हो रहा, बल्कि कंपनी को इस हवाले से उनकी यूनिट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब कंपनी जो होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उनको बहुत फायदा हो जाता है। अब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल लें, विंडोज़ की एग्जांपल लें, जो उनका लाइसेंस वर्जन है, तो जो उसको पहला उसका आप समझ लें कि जो कि ओरिजिनल वर्जन है उसको प्रोड्यूस करने में उनकी बहुत कॉस्ट होती है, लेकिन उसके बाद उनके पास टेक्नोलॉजी अगर ऐसी है जिसके बाद उनकी कॉपीज क्रिएट करने में उनकी बहुत, मेरे ख्याल से ना होने के बराबर कॉस्ट इनकर होती है उनको। तो उसकी बदौलत जितनी भी उनकी ओवरऑल दुनिया के अंदर अगर 1.6 बिलियन कंप्यूटर हैं तो 90% तो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। तो विंडोज़ के जितने भी वर्जन लोग लेंगे, खरीदेंगे, उसमें कंपनीज की जो होगी ओवरऑल जो फिक्स कॉस्ट है टू प्रोड्यूस दैट विंडोज़, वो उनकी रिड्यूस होती चली जाएंगी। तो इस तरह कंपनी जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करती हैं। अब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से मुराद है कुछ कंपनीज हैं वो फैक्ट्री के अंदर अगर 300 ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो जाएं तो फिर वो 600 उनसे 300 ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो जाएं तो एक और यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में 600 एम्प्लॉयज़ हैं तो 600 एम्प्लॉयज़ के वो 300 के 2 यूनिट प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब बहुत ज़्यादा बड़े यूनिट होना शुरू हो जाएं तो उसके अंदर मैनेजरियल इनएफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं, पॉलिटिक्स बढ़ जाती है, कंपनी की कोऑर्डिनेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, कंपनी के मैनेजरियल लेवल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को जो कि बेनिफिट मिलना चाहिए उसके आउटपुट के बढ़ने से, वो बेनिफिट उनको नहीं मिलता, बल्कि ओवरऑल यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए मैनेजर इसके मामले में भी एफिशिएंट होते हैं, दे हैव कीप एन आई कि कहाँ जाके आउटपुट जो है अगर लेवल बहुत आउटपुट लेवल अगर ज़्यादा बढ़ गया है और कंपनी कहीं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ तो नहीं जा रही, तो देन दे बेसिकली समटाइम स्प्लिट देयर यूनिट्स टू हैव अ benefit of the economies of scale. Now let's talk about the learning effects and how does it relate with the efficiency. Learning effects are cost saving that come from learning by doing. काम करने से सीखते चले जाते हैं और labor productivity increases over time and unit cost decreases as individual learn that most efficient way to perform a particular task. तो आप यही समझ लें कि काम कर करके लोग सीख जाते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। जब उनकी स्पेशलाइजेशन उस काम करने को इंक्रीज हो जाती है, जो पहले वो काम 8 घंटे में करते थे वो 4 घंटे में करना शुरू कर देते हैं। इससे कंपनी का भी टाइम भी कम बचता है और वो काम एक मतलब पहले जो काम वो एक काम अगर 8 घंटे में कर रहे थे, अब वो उसी तरह के काम 2 काम 8 घंटे में करें। इससे ओवरऑल कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है और उनके टाइम की भी सेविंग होती है। तो अगर एक कंपनी और इसका ज़्यादा जो कि असर होता है वो उस तरह के कामों में जो टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अगर टेक्नोलॉजिकली एक काम को करने के हवाले से 1000 स्टेप्स हैं और उसके अंदर अगर आपके एम्प्लॉयज़ की स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाती है, तो इस हवाले से कॉस्ट सेविंग जो है ऐसे काम को करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। While learning effect tend to be more significant when a technologically complex task is repeated because there is more to learn. Or in terms of the unit cost curve of the company, economies of scale imply a movement along the curve. So realization of learning effects implies a downward shift of the entire curve as both the labor and the management become more efficient over time at performing their task at every level of output. तो अगर आप वो अभी जो पिछला आपको डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, जिसके अंदर लर्निंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हवाले से डिस्कशन की थी और आउटपुट और उसके हवाले से बात हुई थी यूनिट कॉस्ट के हवाले से, इस डायग्राम की मैं आपसे बात कर रहा था। तो अगर जो लर्निंग कर्व है वो पूरे कर्व ही को नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेता है, तो ये एक इम्पैक्ट आ जाता है लर्निंग का ओवर द स्केल ऑफ द इकोनॉमीज के हवाले से। अच्छा, अगर आप ये देखें तो पॉइंट ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का डायग्राम है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी एज द आउटपुट इंक्रीजेस, बट ड्यू टू द लर्निंग इफेक्ट द होल कर्व हैज बीन शिफ्टेड डाउनवर्ड्स। ओवरऑल यूनिट कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है और आउटपुट भी जो है वो
इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये लर्निंग इफेक्ट का इम्पैक्ट आता है ऑन द स्केल ऑफ द इकोनॉमीज। So no matter how complex the task is, learning effect typically diminish in importance after a period of a time. और इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि शुरू के अंदर जब इस काम को सीख लिया जाता है तो कभी कभार कुछ अरसे बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और फिर एक नया लर्निंग कर्व क्रिएट होता है उस नई टेक्नोलॉजी को सीखने के हवाले से। तो बहरहाल कई बार नए प्रोसेस को सीखना जो होता है शुरू के अंदर वो इम्पोर्टेंट होता है और फिर बाद में आहिस्ता 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 तो प्रोसेस जब पुराना हो जाता है तो कोई नया प्रोसेस उसको जब रिप्लेस करता है तो फिर उसकी अहमियत नहीं रहती। तो बहरहाल लेकिन इसका सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन लर्निंग कर्व की जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में नहीं है बल्कि हॉस्पिटल्स के अंदर और बहुत सारे डिपार्टमेंट में भी बात की जाती है। मसलन एक कार्डियक सर्जन है, जो पहले कार्डियक सर्जन एक ऑपरेशन जो कर रहा था वो उसको करने के लिए लेट से 500 मिनट लिया करते थे और लेकिन उसको कर करके इतने ऑपरेशन उन्होंने किए कि 500 मिनट से वो 250 मिनट के ऊपर आ गए। तो कभी कभार ये भी होता है कि लर्निंग कर्व का इफेक्ट तब आता है जब आपकी आउटपुट जो है वो डबल हो जाए। मतलब पहले अगर आप दो मतलब बोइंग जहाज है वो 2 जहाज प्रोड्यूस कर रहा था, जब वो 4 जहाज प्रोड्यूस करेगा तो फिर लर्निंग इफेक्ट आने की वजह से कंपनी का जो आउटपुट है कि यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह ये भी ऑब्जर्व किया गया कि मुख्तलिफ ऑपरेशन के हवाले से जब कार्डियक सर्जन ने उनके टाइम को रिड्यूस कर दिया तो नंबर ऑफ ऑपरेशन जो कि उन्होंने देखा कि 50th ऑपरेशन के ऊपर जाके जो ओवरऑल टाइम था उस कार्डियक ऑपरेशन को करने का वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया। तो इससे बहरहाल वो ज़्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं, इससे कंपनी की कॉस्ट भी कम होती है और रेवेन्यू जनरेशन भी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इसके बाद एक और जो रिलेटेड टर्म है लर्निंग कर्व के साथ है वो एक्सपीरियंस कर्व के हवाले से। लर्निंग कर्व का तो ज़्यादा रिलेशनशिप इंडिविजुअल की लर्निंग के हवाले से था और एक्सपीरियंस के हवाले से हम ओवरऑल कंपनी की बात करते हैं। सिर्फ उस लेबर की बात नहीं करते जो उससे रिलेट करती है बल्कि तमाम ओवरऑल मैनेजमेंट, लेबर और पूरी कंपनी के हवाले से बात की जाती है और ओवरऑल कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करती है की जाती है। जबकि लर्निंग कर्व के अंदर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस पर्टिकुलर यूनिट के हवाले से बात करती है। या लेट्स से अगर हम असेंबली लाइन की बात कर रहे हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हवाले से बात करेंगे। जबकि एक्सपीरियंस कर्व के अंदर ओवरऑल कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो लोअर हो जाते हैं और इसके नतीजे में यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। एंड दिस हैज बीन अकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की पूरी लाइफ के अंदर देखा जाता है। इस तरह फोर्ड गाड़ियां जब बनना शुरू हुई थी तो जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बदौलत मुख्तलिफ किस्म के स्पेशलाइजेशन उन्होंने क्रिएट की असेंबली लाइन के ऊपर, इसके नतीजे में एक ओवरऑल एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ कंपनी के हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जिसने ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर को रिड्यूस किया और कंपनी की जो गाड़ी की कॉस्ट है वो काफ़ी नीचे की तरफ आ गई। और अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस कर्व कॉन्सेप्ट, पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट टिपिकली डिक्लाइन बाय सम कैरेक्टरिस्टिक amount each time accumulated output of the product is doubled. Accumulated output is the total output of the product since its introduction. तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस कर्व आपकी जब प्रोडक्ट का जो कि ओवरऑल आउटपुट है वो डबल हो जाए तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और मसलन अगर आप 2 जहाज बना रहे हैं, जब आप 2 से 4 जहाज बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी। 4 से अगर डबल हुए 8 जहाज बनाए तो कॉस्ट कम हो गई। फिर 8 से 16 जहाज बनाए तो फिर कॉस्ट कम हो गई। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सीखने के हवाले से ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है कंपनी का, जिसके अंदर सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, बाकी सब कॉस्ट भी जो है वो भी ओवरऑल जो है कॉस्ट कम होने की वजह से कंपनी को जो है वो फायदा हो जाता है। The outcome of the process is a relationship between unit manufacturing cost and accumulated output, and economies of scale and the learning effect underlie the experience curve phenomena. वो जो चीज़ें हैं कि वो जो आपकी लेबर सीख रही है और जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं वो बिल्कुल अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट हैं एक्सपीरियंस कर्व के। और एज द कंपनी इंक्रीज द accumulated volume of its output over time, it is able to realize both economies of scale as volume increases and learning effect. So consequently, unit cost and cost structure fall with the increase in accumulated output. तो जब कहाँ वॉल्यूम बढ़ने से लर्निंग कर्व भी इंक्रीज होगा और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी इफेक्ट होगा, इससे ओवरऑल कंपनी का एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट
इससे ओवरऑल जो है कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है कंपनी के वो कम हो जाएंगे। दोबारा जो इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है एक्सपीरियंस कर्व की, वो यही है कि जैसे जैसे कंपनी अपना प्रोडक्ट वॉल्यूम बढ़ाता है, वैसे वैसे और मार्केट शेयर उसका इंक्रीज होता है, तो दैट विल लोअर इट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर रिलेटिव टू इट्स राइवल। और तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट जो है उन कंपनीज के लिए खास तौर पे जो कि मैस प्रोडक्शन करती हैं ऑफ a standardized output. For example, the manufacture of a semiconductor chips. So, a company that wishes to become more efficient and lower its cost structure must try to move down the experience curve as quickly as possible. जैसा मैंने पहले आपको बताया, experience curve पूरे का पूरा अगर वो shift कर लेंगे जितनी ही जल्दी, तो इसका मतलब यही है कि they are going to construct an efficient scale manufacturing facility और बड़ा aggressively pursue करेंगे cost reduction की तरफ from learning effects, or they have an aggressive marketing strategy as well, in which they are going to cut the prices and stress heavily sales promotion and extensive advertising in order to build up demand and accumulated volume as quickly as possible. तो इंटेल के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने यही इसी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया, इस एक्सपीरियंस कर्व की बुनियाद के ऊपर वो मार्केट लीडर बन गए, एग्रेसिव किस्म की सेल और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से इंटेल के मदरबोर्ड जो हैं वो ज़्यादातर कंप्यूटर जो है मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको यूज़ करते हैं। बहरहाल मैनेजर को कंप्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए एफिशिएंसी बेस्ड कॉस्ट एडवांटेज के हवाले से, जो कि उनको एक्सपीरियंस कर्व के जरिए से मिल रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि नीदर लर्निंग इफेक्ट नोर इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर सस्टेन्ड फॉर एवर एंड द एक्सपीरियंस कर्व इज लाइकली टू बॉटम आउट एट सम पॉइंट। और उसकी वजूहात हैं, और एक बड़ी वजह तो टेक्नोलॉजी का चेंज होना है, और नए कोई कंपैरेटिव किसी नई इनोवेशन के साथ आ जाता है तो फिर इसके हवाले से तब्दीली होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। मसलन अमेज़न का आना, तो इससे पहले जो ब्रेन्स एंड नोबल और वो तो सारे एक्सपीरियंस कर्व अचीव कर चुके थे हार्ड फॉर्म की बुक्स को सेल आउट करने के हवाले से, लेकिन जो कि अमेज़न ने है वो मॉडल ही चेंज कर दिया बुक सेलिंग का, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं उनके बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट हुआ, जो कि ट्रेडिशनल मॉडल को फॉलो कर रहे थे बुक सेलिंग के हवाले से। And cost advantage gained from experience curve can be made obsolete by the development of the new technology. तो यही बात मैंने आपसे डिस्कस की इस हवाले से, और ये एक्सपीरियंस कर्व के हवाले से मैंने आपसे बात की। अच्छा, एक और भी बात जो आपसे बात करनी है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से, और एफएमएस का जो सिस्टम है जिसको हम कहते हैं, एंड एक जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी ऑफ स्केल के हवाले से, वो यही आइडिया है कि लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर तभी होते हैं जब मैस प्रोडक्शन होती है किसी स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट की। स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट से मुराद है कि जैसे एक ही चीज़ जो है सब लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है। अब जिस तरह कोक है या पेप्सी है, वो एक ही स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट है उनका, उसकी पैकिंग डिफरेंट हो सकती है लेकिन है तो कार्बोनेटेड ड्रिंक ही। और तो बेस्ट वे इज टू अचीव द हायर एफिशिएंसी व्हेन यू आर बेसिकली मैस प्रोड्यूसिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट। एक बहुत बड़ी तादाद में करें, अभी तक हमने इसी बात को डिस्कस किया, इसी तरह इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाती हैं, लर्निंग कर्व हो जाता है कंपनी के अंदर अचीव हो जाते हैं, एक्सपीरियंस कर्व हो जाता है। तो ट्रेडिशनल जो ट्रेड ऑफ है विच इज क्वाइट implicit in this idea is between unit cost and product variety। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी प्रोडक्ट की वैरायटी ज़्यादा होगी तो यूनिट कॉस्ट जो होगी वो बढ़ जाएगी, और अगर आपने यूनिट कॉस्ट को कम रखना है तो प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी जो है वो कम रखें। अब ये जो व्यू ऑफ प्रोडक्शन है एफिशिएंसी का, दिस हैज बीन चैलेंज्ड बाय द राइज ऑफ द फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इस तरह की टेक्नोलॉजीज को देखते हैं which designed to reduce setup time for complex equipment and increase the use of individual machines through better scheduling and improve quality control at all stages of the manufacturing process। और फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स के हवाले से रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हुए इस तरह का मामला करते हैं कि एक ही असेंबली लाइन के ऊपर प्रोडक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की डिफ्रेंसिएशन कर दी जाती है, और उनके डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो सामने की तरफ आ जाते हैं। अब अगर टोयोटा है तो टोयोटा के देखें आप कुछ बेसिक मॉडल हैं
उस मॉडल के अंदर मुख्तलिफ कुछ वेरिएशन जो है उनकी वो उनको इजाज़त दे देते हैं कि कुछ वेरिएशन वो कर सकते हैं, जिस तरह की कहीं किसी में पावर विंडो है, किसी में पावर स्टीयरिंग है, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है। तो बहरहाल कुछ मैन्युफैक्चरिंग की फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए एफिशिएंसी को इंक्रीज कर लेते हैं और लोअर कर लेते हैं यूनिट कॉस्ट को। That can be relative to what they can be achieved by the mass production of a standardized output. So that help the company to customize its product offering to a much greater extent than was that was once thought possible. इसी तरह अगर आप देखें जिस तरह डेल ने इस मॉडल को चेंज किया था और डेल ने कस्टमाइज किए थे कंप्यूटर्स को, कुछ एक ऑप्शन दिए थे उसने कंज्यूमर को, जिन ऑप्शन को चूज करते हुए कंप्यूटर अपनी मर्जी के ले सकते थे। तो इस तरह की कस्टमाइजेशन अगर की जाए कंपनी, और इस तरह की कस्टमाइजेशन एक बहुत बड़ी तादाद में की जाए, तो उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहते हैं मैस कस्टमाइजेशन। एंड मैस कस्टमाइजेशन डिस्क्राइब द कंपनी एबिलिटी टू यूज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी टू रिकंसाइल टू गोल्स वंस थॉट टू बी इनकम्पैटिबल। पहली बात तो लो कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन थ्रू प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, and the effects of installing flexible production technology on a company's cost structure can be dramatic. So that is the goal कि जिसमें ये सोचा जाता था जी economies of scale अचीव करने के लिए स्टैंडर्डाइज ही आपका आउटपुट होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ने इस अजम्पशन को चैलेंज किया और उसके नतीजे के अंदर मैस कस्टमाइजेशन के प्रोडक्ट में कुछ डिफ्रेंसिएशन हो सकती है और साथ साथ मैक्सिमम आउटपुट भी उसके अंदर अचीव किया जा सकता है। तो वो जो गोल था एफिशिएंसी का और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करने का, वो जो है मैस कस्टमाइजेशन के जरिए से विद द हेल्प ऑफ द फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अचीव किया जाता है। तो बहरहाल फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी reduces setup time for complex equipment, increases the use of individual machine through better scheduling, improve quality control at all stages of the manufacturing process, increase efficiency and lower unit cost, and enables better customization of product offerings. And mass customization is use of flexible manufacturing technology to reconcile the low cost and differentiation through product customization. इस तरह M&M जो है मार्स की है प्रोडक्ट है, तो उन्होंने भी एक दफ़ा ऑप्शन दिया था कस्टमर को कि वो अपनी मर्जी का कोई नाम और वो ऐसी चीज़ करवाना चाहें M&M के ऊपर प्रिंट करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं, और वो उसी अपनी फैसिलिटी के ज़रिए से उन्होंने ये काम उनके लिए करके दिया था। तो एक किस्म की मैच कस्टमाइजेशन हुई, जिससे नंबर ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी अचीव हुई और उनकी एफिशिएंसी का जो कि लेवल था, एफिशिएंसी भी अचीव हुई ड्यू टू द लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमीज। तो बहरहाल जिस तरह इन्होंने एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है पेंडोरा की, और पेंडोरा जो है वो इस तरह के आर्किटेक्चर और इस तरह के वो यूज़ करते हैं जिसको वो म्यूज़िक जिनोम कहते हैं, या आपने जिस तरह का म्यूज़िक सुना है उस तरह के म्यूज़िक सजेशन आपको आते हैं। तो वो म्यूज़िक सजेशन आने की वजह से एक किस्म का आपका एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस हो जाता है पेंडोरा के ऊपर। तो ये किस्म की आप मैस कस्टमाइजेशन देख सकते हैं कि उस आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो मैस कस्टमाइजेशन को अचीव कर लेते हैं। बहरहाल ये अगर आप देखें ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड द प्रोडक्ट वैरायटी, तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अगर आप देखें तो वैरायटी रिलेटेड यूनिट कॉस्ट जो है वो उसकी यूनिट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है जैसी जैसी उसकी वैरायटी आप इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट वैरायटी हाई की तरफ जा रही है तो उसकी यूनिट कॉस्ट भी जो है वो हाई की तरफ जा रही है। ठीक है, जबकि यहाँ आप देखें तो वैरायटी रिलेटेड कॉस्ट की जो यूनिट कॉस्ट है उसके मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर आप उसका आउटपुट भी इंक्रीज कर लेते हैं विद अ वैरायटी। तो दैट बेसिकली ड्यू टू दैट फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आप मैस कस्टमाइजेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके जी, और इसके हवाले से इसमें फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में भारत रोबोटिक्स का एक बड़ा आजकल रोल हो गया है, और देख रहे हैं कि रोबोटिक्स की तादाद अमेरिका में, जापान में, यूएस में, और इवन जो कि रोबोटिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कोरियन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ता चल आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें विद द ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द रोल ऑफ द रोबोटिक्स हैज बीन इंक्रीज्ड especially in the manufacturing part, and this result has been reduction in labor costs and an increase in productivity in a wide range of industries.
For example, the time when self-driving trucks are standard sight on American road is coming. इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि ट्रक्स जो हैं वो एक बहुत बड़े रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक के हवाले से अमेरिकन इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी हैं। तो सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स आ जाएं और रोबोटिक्स के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंटली वो अटैच्ड हो मेन फ्रेम के साथ, ताकि इसके हवाले से एक्सपेरिमेंटेशन की जा रही है। बहरहाल इससे एलिमिनेट होगी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ह्यूमन लेबर which include not only the wages but also the enforced breaks that driver have to take, and by optimizing driving routes based on a real-time analysis of the traffic flows. Autonomous vehicles could take a significant slice out of logistic cost or lead to a significant improvement in efficiency for a wide range of industry. अब देखें अगर इस तरह का मामला हो जाता है सेल्फ ड्राइवर्स के ड्राइविंग के हवाले से, बहुत सारी और भी कंपनीज हैं, जिस तरह अगर आप लॉजिस्टिक के हवाले से देखें, जिस तरह फेडेक्स है या और कंपनी जहां ट्रक्स का इस्तेमाल होता है इसको मूवमेंट के हवाले से, तो अगर सेल्फ ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत सारी कॉस्ट ऐसी कंपनी की रिड्यूस हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं मार्केटिंग और एफिशिएंसी के हवाले से। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट कंपनी अडॉप्ट्स कैन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन एफिशिएंसी एंड द कॉस्ट। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बुनियादी तौर पर refers to the position that a company takes with regard to the market segmentation, pricing, promotion, advertising, product design and distribution. जो आपने पढ़े हुए हैं वो 4 P's हैं, 5 P's हैं, 6 P's हैं, सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हवाले से उनके हवाले से बात की जाती है। और some of the steps which can lead to the greater efficiency are obvious, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम चाह रहे हैं कंपनी जो है वो अपने एक्सपीरियंस कर्व को मूव करे टू अचीव अ लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर, so that can be facilitated by aggressive pricing, promotion and advertising, जिसकी वजह से उनकी जो है सेल और आउटपुट इंक्रीज हो जाए। जब उनका सेल और आउटपुट इंक्रीज होगा तो इससे उनका एक्सपीरियंस कर्व जो होगा वो भी इंक्रीज होगा और जिसकी वजह से कॉस्ट होंगी वो रिड्यूस होंगी। और ये जो सारे फंक्शन हैं एग्रेसिव प्राइसिंग, प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग के, ये मार्केटिंग के फंक्शन है। तो मार्केटिंग इस हवाले से हेल्प कर सकती है कंपनी को हायर आउटपुट अचीव करने के हवाले से, और इससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी कंपनी की। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैव अ लेस ऑब्वियस बट नो लेस इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी। वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द रिलेशनशिप ऑफ द कस्टमर डिफेक्शन रेट्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड यूनिट कॉस्ट। तो कस्टमर डिफेक्शन रेट्स, जिनको चर्न रेट्स भी कहा जाता है, उससे क्या मुराद है हमारी? कस्टमर डिफेक्शन रेट्स हमारी मुराद है दैट अ परसेंटेज ऑफ द कंपनीज कस्टमर who defect every year to the competitor। इतने जितने कस्टमर उनके हर साल जो है उनके कंपेटिटर के पास चले जाते हो, इसको हम कहते हैं कस्टमर डिफेक्शन रेट। एंड डिफेक्शन रेट्स आर डिटरमिन्ड बाय कस्टमर लॉयल्टी, which in turn is a function of the ability of the company to satisfy its customer, because acquiring a new customer often entails one-time fixed cost. There is a direct relationship between defection rates and cost। कंपनी जो कोशिश करती है किसी कस्टमर को हासिल करने के लिए, वो वन टाइम कॉस्ट होती है। अब जितनी देर कस्टमर कंपनी के पास रहेगा उतना ही कंपनी को फायदा है, और जितनी जल्दी वो चला जाएगा उतना कंपनी को नुकसान है। इसलिए आप देखते हैं कई क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके पीछे पीछे कर रही होती हैं और फिर वो चाहती हैं कि आप रिटेन करें उनके पास 1 साल की, हम पहली फीस आपको वेव ऑफ कर रहे हैं। तो कंपनी जो सही मानों में उनसे कमाना शुरू करती है वो दूसरे साल में कमाना शुरू करती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कंपनी जो है कि कस्टमर जो उनके पास रहे, लॉन्ग टर्म कस्टमर रहने की वजह से, लॉयल कस्टमर होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट में भी इजाफा होता है और उसकी रिपीटेटिव परचेज की वजह से कंपनी के आउटपुट में भी इंक्रीज होता है। फिर अगर वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर है तो और लोगों को भी रेफर करता है, इससे भी कंपनी को बड़ा फायदा हो जाता है, तो और उनके पास कस्टमर हो जाते हैं। तो अगर आप देखें इस फिगर के अंदर, वन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिफ्लेक्शन कॉस्ट रिलेशनशिप is illustrated in this figure 4.6। तो इसमें आप देख सकते हैं because of the relatively high fixed cost of acquiring new customer, serving customer who stay with the company only for a short time before switching to the competition often lead to loss on the investment made to acquire those customers। उसको में आप देखें length of the time customer stays with the company, तो ये देखें आप, ये टाइम अगर यहाँ से है तो यहाँ तक लॉसेज ही हैं। ऐसा ऐसा कंपनी के पास अगर ज्यादा देर तक रहेगा तो फिर प्रॉफिट जो है कंपनी के पास। तो बहरहाल इकोनॉमिक बेनिफिट एक लॉन्ग टर्म लॉयल्टी का काफी ज्यादा है। एक तो फ्री एडवर्टाइजिंग मिल रही है कस्टमर जो कि कंपनी के लिए प्रोवाइड कर रहा है,
और लॉयल जो कस्टमर है कैन ड्रामेटिकली इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस थ्रू रेफरल्स। और ऐसी सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी टू रिड्यूस डिफेक्शन रेट इज टू आइडेंटिफाई कस्टमर हु हैव डिफेक्टेड, तो चले गए, छोड़कर चले गए, उनसे पूछा जाए कि क्या वजूहत है कि जिसकी वजह से वो छोड़कर चले गए, और इस मैयर को देखा जाए ताकि मार्केटिंग फंक्शन जो है वो एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना ले जिससे कस्टमर डिफेक्शन रेट्स आपको ट्रैक कर सके और आपको मालूम हो जाए किस वजह से कस्टमर जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। ओके जी, एक और फंक्शन जो है कंपनी की वैल्यू चेन के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट का, और मटेरियल मैनेजमेंट और एफिशिएंसी का क्या ताल्लुक है। जो कंट्रीब्यूशन है मटेरियल मैनेजमेंट की है, जिसको आप लॉजिस्टिक भी कहते हैं, to boosting the efficiency of the company can be just dramatic as the contribution of production and marketing। अभी तक हमने प्रोडक्शन और एफिशिएंसी का ताल्लुक, मार्केटिंग और एफिशिएंसी के ताल्लुक को देखा, लॉजिस्टिक का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है एफिशिएंसी के हवाले से। और मटेरियल मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो विच आर वेरी नेसेसरी टू गेट इनपुट्स एंड कंपोनेंट्स टू द प्रोडक्शन फैसिलिटी, including the cost of purchasing those inputs through the production process and through a distribution system to the end users। तो वो तमाम एक्टिविटीज जिसके जरिए से वो इनपुट हासिल करते हैं और कंपोनेंट्स को टू प्रोडक्शन फैसिलिटी तक पहुंचाया जाता है, फिर हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए से एंड यूजर तक भी पहुंचाया जाता है। तो लॉजिस्टिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ भी अटैच होते हैं। एक किसी टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हवाले से बात करें तो मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अकाउंट फॉर अबाउट 50 to 70% of its revenue। So even a small reduction in these costs can have a substantial impact on their profitability। अच्छा, improving the efficiency of material management function typically requires the adoption of a just-in-time inventory, और जो कि which is designed to economize on inventory holding cost by scheduling component to arrive at a manufacturing plant just in time to enter the production process, or to have a good arrive at a retail store only when stock is almost depleted। अब जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम अगर कंपनी ने इम्प्लीमेंट कर किया है तो तभी रॉ मटेरियल उसके पास आ रहा है जब उसको ज़रूरत है, और रिटेल के साइड पे देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा है आगे की तरफ कि तभी वो मटेरियल पहुंच रहा है जब वहाँ से डिप्लीशन जो है वो करीब हो जाती है, जब आपको रिप्लेनिशमेंट फौरी तौर पे करनी होती है तो फौरी तौर पे वहाँ आपका मटेरियल मौजूद होता है। लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी हैं जस्ट इन इन्वेंट्री के, is that they leave a firm without a buffer stock of inventory। अच्छा, बफर स्टॉक इन्वेंट्री अगर ना रखने की वजह से कंपनी अगर किसी भी वजूहत की वजह से कोई भी कुदरती आफत भी आ सकती हैं, हादसात हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी जो है उस रॉ मटेरियल को या उस इन्वेंट्री को रिटेल तक नहीं पहुंचा पाए। तो बहरहाल ये इसका एक ड्रॉबैक है कि बफर स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री नहीं होती। Although buffer stock of inventory are expensive to store, but they can help tide a firm over shortages on inputs brought about by disruption amongst suppliers, and can help a company respond quickly to increase in demands। Bharat, efficient management of material and inventory has been recast in terms of supply chain management, and the task of by supply chain management I mean here the task of managing the flow of inputs and components from suppliers into the company's production process to minimize inventory holding and maximize inventory turnover। तो जितना अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी मैनेज करेगी अपने सप्लायर के साथ, उतना ही उनके लिए फायदा रहेगा अपनी ओवरऑल कॉस्ट को कम करने के हवाले से और कंपनी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के हवाले से। भारत ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके जरिए से कंपनी जो है अपनी ओवरऑल जो है कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है। जी, अब हम देखते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या ताल्लुक है एफिशिएंसी के हवाले से। तो एक सुपीरियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट होगा वो कंपनी को हेल्प करेगा ग्रेटर एफिशिएंसी के हवाले से भी और लोअर स्टॉक स्ट्रक्चर के हवाले से। दो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट फंक्शन है कैन बूस्ट एफिशिएंसी बाय डिजाइनिंग प्रोडक्ट दैट आर इजी टू मैन्युफैक्चर। इजी टू मैन्युफैक्चर हो बनाने के हवाले से उसके अंदर कम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता हो, कम टाइम का इस्तेमाल होता हो, जिसकी वजह से जो कि जितने पहले नंबर ऑफ पार्ट्स लग रहे थे उस प्रोडक्ट को बनाने के हवाले से, तो R&D डिपार्टमेंट हेल्प कर सकता है कि वो नंबर ऑफ पार्ट्स को कम लगें उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के हवाले से। इससे असेंबली टाइम भी डिक्रीज होगा
और जिसकी वजह से विच रिजल्ट्स इन हायर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड लोअर कॉस्ट एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी। लाइक चीज़ को बनाने के लिए आपके 56 कंपोनेंट यूज हो रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने बताया एक्टिविटी की वजह से वो 12 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से असेंबली टाइम भी इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो गई, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई, हायर प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी को मिली। तो बहरहाल ये कुछ फायदे हैं R&D के हवाले से। Pioneering process innovation is the second way in which R&D function can help a company achieve a lower cost structure. अब एक प्रोसेस इनोवेशन के हवाले से कोई यूनिक प्रोडक्शन प्रोसेस हो जो कि कंपनी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर दे। टोयोटा के लीन प्रोडक्शन सिस्टम के हवाले इसके हवाले से बात की जाती है, जिसमें उन्होंने ओवरऑल टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का कार जो है रिड्यूस कर दिया। और इस तरह के जो इनोवेटिव प्रोसेस होते हैं उनकी वजह से भी R&D इसके अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है और उनकी वजह से ओवरऑल कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी और एफिशिएंसी के हवाले से, तो प्रोडक्टिव एम्प्लॉय जो होते हैं आपको मालूम है कि कॉस्ट को कम भी करते हैं, जनरेट करते हैं रेवेन्यू का, और दैट कैन इंक्रीज द रिटर्न ऑन द सेल्स। कंपनी की ओवरऑल सेल्स को भी इंक्रीज करते हैं और कंपनी के ओवरऑल जो रिटर्न है इन्वेस्टेड कैपिटल को उसको भी इंक्रीज करते हैं। बट द चैलेंज फॉर द कंपनी ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन इज टू डिवाइस वेज टू हाउ टू इंक्रीज द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर एक कंपनी के लोग हैं वो 30 घंटे में एक गाड़ी बना रहे हैं और दूसरी कंपनी के लोग 50 घंटे में बना रहे हैं, और ऐसे अगर एम्प्लॉयज़ को आप रिटेन करें, मेंटेन करें, तो इससे ओवरऑल कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और ओवरऑल उनकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। तो अमंग इट्स चॉइसेस आर यूजिंग सर्टेन हायरिंग स्ट्रेटजी, employee training, organizing the workforce into self-managing team, and linking the pay to the performance। कुछ चीज़ों जिनके जरिए से वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। और ह्यूमन रिसोर्स बाय इटसेल्फ एक पूरा लिंक है उसका स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजीज के साथ, जहाँ एम्प्लॉयज जो हैं वो उनकी स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट कराने में बहुत हेल्प करते हैं और उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी जो है सक्सेसफुल रहती है अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के हवाले से। बहरहाल HR जो है वो हायरिंग स्ट्रेटजी जैसे आपको मालूम है कि मैनी कंपनीज जो कि अपने प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ को हायर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं, एंड दे गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हायर दोज एम्प्लॉयज़ हु आर प्रोडक्टिव, हु आर efficient, who have the competencies. So it is important to be sure that hiring strategy of the company is consistent with its own organization culture and the strategic priorities according to which you are going to hire those employees. फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग के हवाले से, एम्प्लॉयज हु आर हाईली स्किल्ड कैन परफॉर्म टास्क फास्टर and more accurately and are more likely to learn the complex tasks associated with many modern production methods than individuals with lesser skills. So training upgrades employee skill levels, bringing the company productivity related efficiency gain from learning and experimentation. और जो लर्निंग कर्व की बात कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर्व की बात कर रहे थे, तो कंपनी की एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की वजह से वो लर्निंग कर्व और एक्सपीरियंस कर्व जो है वो ज़्यादा जल्दी अचीव हो जाता है कंपनी के अंदर, उसकी वजह से कंपनी की ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है सेल्फ मैनेज टीम का, एक बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, यहाँ मैं डिटेल में तो इस बात को डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल आप यही समझ लें कि इसके जो सेल्फ मैनेज के टीम्स हैं इसमें मेंबर जो हैं वो दे कोऑर्डिनेट देयर ओन एक्टिविटीज एंड मेक देयर ओन हायरिंग, ट्रेनिंग, वर्क एंड रिवॉर्ड डिसीजन, एंड इट हैज बीन स्प्रेड रैपिडली इन रिसेंट ईयर्स। Team members learn all team tasks and rotate from job to job because a more flexible workforce is one result. So team member can fill in for absent co-workers and take over the managerial duties such as scheduling work and vacation, ordering materials and hiring new members. So the greater responsibility thrusts on team members and the empowerment it implies are seen as a motivator. तो बहरहाल एम्पावरमेंट दी जाती है उस टीम को हवाले से, उनके काम करने के हवाले से, उनकी हायरिंग के हवाले से, उनके रिवॉर्ड के हवाले से। तो एम्पावरमेंट से मुराद है कि उन लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने काम के हवाले से बुनियादी डिसीजन कर सकते हैं। The bहरहाल effect of introducing self-management team is reportedly an increase in the productivity of 30% or more and substantial increase in the product quality. So further cost saving arise from eliminating supervisor and creating a flatter organization hierarchy, which also lowers the cost structure of the company. लेकिन बहरहाल हर मामले में टीम जो है कोई हल नहीं है हर चीज़ का, और
कुछ जगहों के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में देखा गया सेल्फ मैनेजिंग टीम may fail to live up to their potential unless they are integrated with flexible manufacturing technology. अगर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है तो वहाँ इतना सेल्फ मैनेज टीम को इतना सक्सेसफुल नहीं देखा गया. And also team plays very many management responsibilities upon team members and helping team members to cope with these responsibility often requires substantial training. तो हर कोई मैनेजर नहीं होता, मैनेजरियल ट्रेनिंग ना हुई भी हो तो अगर उनको मैनेजमेंट का रोल दे दिया जाए तो उससे भी मैनेज टीम के अंदर कई प्रॉब्लम जो है वो आ जाते हैं. तो बहरहाल बहुत सारी टीम अगर जल्दी में कंपनी जो है इसको अप्लाई कर लेती हैं सेल्फ मैनेजमेंट टीम में कॉन्सेप्ट को कि उनको लगता है फौरी तौर पे कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी, लेकिन बहरहाल इनको इसके ड्रॉबैक्स की तरफ भी निगाह रखनी चाहिए. फिर पे फॉर परफॉर्मेंस एंड लिंकिंग पे टू परफॉर्मेंस कैन sometimes can help employee productivity, but it's also important to define what kind of job performance is to be rewarded and how. कौन से जॉब परफॉर्मेंस के मैयर होंगे, किस तरह आप उसको मैयर करेंगे, कौन से पैरामीटर्स के ऊपर एवेल्युएशन होगी और किस तरह आप उनको रिवॉर्ड करेंगे, इसकी डेफिनेशन करना और इसको आइडेंटिफाई करना जॉब के हवाले से बड़ा अहम होता है पे फॉर परफॉर्मेंस के हवाले से. एंड सम ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कंपनीज इन द वर्ल्ड mindful that cooperation among employees is necessary to realize the productivity gains. So link pay to the groups or team rather than individuals performance. तो ये किसी इंडिविजुअल की पे से लिंक करने के बजाय वो ग्रुप के साथ पे को लिंक करते हैं ताकि तमाम लोग आपस में कॉपरेट भी करें. अदरवाइज अगर इंडिविजुअल से रिलेट करेंगे तो कभी कभार लोग अपने काम के ऊपर तो करेंगे तवज्जो, लेकिन वो ग्रुप के साथ काम करेंगे तरफ तवज्जो कम करेंगे. So this link create a strong incentive for individuals to cooperate with each other in pursuit of team goals and that it facilitates the teamwork. तो ये अगर पे को ग्रुप के पे के साथ इन्वॉल्व किया जाएगा या फिर ग्रुप और इंडिविजुअल को हाइब्रिड सिस्टम में इंक्लूड किया जाएगा तब फिर लोग करेक्टिव वर्क के अंदर भी इंटरेस्टेड होंगे. उसके बाद है इंफॉर्मेशन सिस्टम और एफिशिएंसी. जैसे कि आप जानते हैं कि वजह से इतना तेजी के साथ कंप्यूटर्स का इस्तेमाल, डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, कॉर्पोरेट इंटरनेट और ख़ासतौर पे इस कोविड-19 के दौरान तो आपने देखा कि इंटरनेट का किस तरीके से इस्तेमाल और ऑनलाइन क्लासेस भी इसी का एक ज़ाहिर सी बात है इसी डोमेन के अंदर आती हैं और जिसकी वजह से ओवरऑल हाई बैंडविड्थ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन फैली, डिजिटल वायरलेस टेक्नोलॉजीज फैली, इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन हैज मूव टू द सेंटर स्टेज इन क्वेस्ट फॉर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड अ लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर. तो इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोडक्टिविटी इज वाइड रेंजिंग and potentially affect all other activities of the company. वेब बेस्ड प्रोग्राम के जरिए से कस्टमर को ऑटोमेट करना और सप्लायर की इंटरेक्शन को ऑटोमेट करना, इसकी वजह से कस्टमर की अगर वो ऑटोमेटेड कंप्लेंट्स को हैंडल कर लें और सप्लायर की भी इंटरेक्शन को ऑटोमेटेड हो जाए वो, फिर कंपनीज की बहुत सारी जो कॉस्ट हैं वो रिड्यूस हो जाती है. इसमें आपने गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट में देखा है ऑटोमेशन की तरफ गए हैं ताकि ओवरऑल गवर्नमेंट के जो कॉस्ट स्ट्रक्चर हैं वो रिड्यूस हो जाए. कंपनीज जो हैं यूनिवर्सिटीज़ को आप देखें ऑनलाइन एडमिशन की तरफ गई हैं, उससे भी ओवरऑल जो उनकी मैन पावर की इन्वॉल्वमेंट थी वो भी कम हो गई. इसी तरह अगर आप यहाँ देखें बैंक्स के हवाले से देखें तो बैंक्स के अंदर कितना ज़्यादा उन्होंने इस हवाले से किया है कि बहुत सारे फंक्शंस को ऑटोमेट कर दिया है. अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट बैंक को बहुत कम महसूस होती है, इनकर होती है एज कंपेरिजन टू जो कि अगर आप बैंक के स्टाफ से वो जाके करवाएंगे ट्रांसफर तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है बैंक को. It is a higher cost in comparison to the online banking transfers. That cost saving can also be realized by using web-based information system to automate many internal company activities, like from managing expense reimbursements to benefit planning and hiring processes, and thereby that reduce the need for the internal support personnel. तो जो इंटरनल सपोर्ट पर्सनल होगा बैंक के हवाले से जिसने एक्सपेंस को रीइंबर्स करना होगा तो उसकी हायरिंग भी की जरूरत नहीं रहेगी, उसको फिर आप सारी चीज़ें ऑनलाइन कर देंगे तो उस केस के अंदर वो फंक्शन की आपको इंडिविजुअली आपको ह्यूमन की वहाँ जरूरत नहीं रहेगी, उसकी कॉस्ट जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी. तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कल्चर, style of strategic leadership and control system determine the context within which all other value creation activities take place. So improving infrastructure can help increase efficiency and lower its cost structure, and strategic leadership is especially important in building a company-wide commitment to efficiency
One of the leadership tasks is to facilitate the cross-functional cooperation needed to achieve superior efficiency. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल कल्चर इस तरह का हो जिसके अंदर कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, कंपनी के अंदर लीडर जो है इसके लिए रोल मॉडल बने, बल्कि वो क्रॉस फंक्शनल कॉपरेशन को और इंटीग्रेशन को मुमकिन बनाए ताकि R&D वाले प्रोडक्शन के साथ बैठ के काम कर सकें, R&D वाले मार्केटिंग वालों के साथ काम कर सकें, मार्केटिंग वाले प्रोडक्शन के साथ काम कर सकें। इसके बारे में स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का बड़ा अहम रोल है और इसके नतीजे में, इस कॉपरेशन के नतीजे में, क्रॉस फंक्शनल कॉपरेशन के नतीजे में कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो सकती है। तो फाइनल ये एक टेबल है जिसके अंदर उन्होंने समराइज किया है कि किस तरीके से मुख्तलिफ जो वैल्यू क्रिएशन फंक्शन है वो एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, सुपीरियर एफिशिएंसी को अचीव करने में हेल्प करते हैं, और सुपीरियर एफिशिएंसी जो है वो एक कंपैरेटिव एडवांटेज का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये इसकी एक समरी है अगर आप देखें तो, ये इसने समराइज कर दिया इस टेबल ने इसके हवाले से। एंड दैट बेसिकली दीज डिफरेंट रोल्स और वेरियस फंक्शंस help in achieving superior efficiency, and achieving superior efficiency requires an organization-wide commitment and an ability to ensure close cooperation among different functions of the company. Okay, ji. So that's it for the superior efficiency, how the different functional roles in the company can create a superior efficiency, which is a building block for the company comparative advantage. And in the coming slides, I'm going to discuss about the quality, innovation, and customer responsiveness. Bye-bye.